morning, students. In our last class, we have seen the basics of wave optics, right? हमने wave optics का basic discuss किया था, and some of the phenomena that are related to the light. We have seen some of the phenomena जो कि light से relate करते हैं. Okay. Now today we are going to study the history of light. Okay. मतलब लाइट के बारे में जो जो डिस्कवरीज हुई और किस किस तरह से किसी कंक्लूजन पे पहुंचा गया, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर को फॉलो करती है, राइट? प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, दैट इज वो पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है और एनर्जी को भी फॉलो करती है, राइट? इसका मतलब लाइट जो है उसका डुअल नेचर होता है. बट बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन, बहुत सारी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी. दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, तो अराउंड 17th सेंचुरी में सबसे पहले आई थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट है वो कंप्लीटली पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है. इसका मतलब जो लाइट होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स, राइट? इसका मतलब जो न्यूटन की थ्योरी थी वो कंप्लीटली किस चीज पर रिलाय थी कि जो लाइट का नेचर होता है दैट इज अ पार्टिकल नेचर, राइट? कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है. इसका मतलब द लाइट इज कंपोज्ड ऑफ several small particles and all those small particles are called as corpuscles, right? और इस थ्योरी से उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी. बट जब बात आई सेवरल फिनोमिनास की, हम देखेंगे इस थ्योरी को, हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस थ्योरी में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण ये थ्योरी फेल हो गई. ओके, दैट ऑल वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो सबसे पहले आई न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बट वो फेल हो गई. इसका मतलब ये बोला गया कि लाइट पार्टिकल नेचर को फॉलो नहीं करती है. उसके बाद हाइगन ने अपनी थ्योरी दी, दैट वाज हाइगन्स वेव थ्योरी. एंड एज पर द हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन ने ये बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो नहीं करती है, वो वेव नेचर को फॉलो करती है. इसका मतलब जो लाइट है वो इस तरीके से एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट? तो हाइगन की वेव थ्योरी से भी कुछ फिनोमिनास तो करेक्ट प्रूव हुए, बट जब बात आई सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, जब बात आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कॉम्पटन इफेक्ट की, तो वो सारे इफेक्ट्स हाइगन की वेव थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इस कारण हाइगन की वेव थ्योरी को भी कहीं ना कहीं इट गॉट फेल्ड, राइट? इसके बाद प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दी. और प्लांक के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो डुअल नेचर को फॉलो करती है, राइट? इसका मतलब प्लांक ने ये बोला कि ना तो लाइट कंप्लीटली पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगी और ना ही कंप्लीटली वेव नेचर को या एनर्जी को फॉलो करेगी. लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करेगी. मतलब समटाइम इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम इट एक्ट्स एज अ वेव और एनर्जी. और प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी, इट वाज गेट सेटिस्फाइड. क्यों? क्योंकि वो लाइट से होने वाले सारे फिनोमिनास को प्लांक ने अपनी थ्योरी की हेल्प से क्लियरली जस्टिफाई कर दिया और इसलिए अब हम लाइट का डुअल नेचर कंसिडर करते हैं. इसका मतलब sometimes we consider the particle nature of light and sometimes we consider the wave nature of light. So in this chapter, first of all we will study the Newton's corpuscular theory in detail, उसमें क्या कमियां थी वो,
और क्यों उसको अनएक्सेप्ट करके हमने हाइगन की वेव थ्योरी को एक्सेप्ट किया। फिर देन हाइगन की वेव थ्योरी में क्या ऐसी कमियां थी जिसके कारण इसको भी the theory got failed and the new theory got introduced, that was the Planck's क्वांटम थ्योरी। ओके, सो वन बाय वन हम तीनों थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन दोनों के रीजंस ऑफ फेलियर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विद द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सो नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन डिटेल। ओके, सो जो न्यूटन की थ्योरी आई थी वो ईयर 1676 में न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। ओके, इस थ्योरी पर बेस्ड उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स कहे थे कि लाइट के नेचर को देखते हुए ये सारी चीजें कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में प्रूव की जा सकती हैं। So what were those postulates? One by one we will discuss all these. Okay. First of all, every luminous body continuously emits small particles called corpuscles. सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी luminous bodies हैं, luminous मतलब चमकीली bodies, ऐसी bodies जिनमें से लाइट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सन, राइट? तो उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी luminous bodies होती हैं वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट करती रहती हैं और इन पार्टिकल्स को ही उन्होंने क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स। ओके, इसका मतलब जितनी भी लुमिनस सोर्सेस हो गए, लाइट सोर्सेस हो गए, वो सब अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट करते रहेंगे और वो पार्टिकल्स जो हैं जैसे जैसे इमिट होंगे तो क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी और इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स। द सेकेंड पॉइंट इज these corpuscles are so small that it can travel through any medium. ये corpuscles इतने छोटे थे कि वो हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, वेदर कोई मीडियम कितना भी रेयरर हो या कितना भी डेंसर हो, ये corpuscles बहुत छोटे होंगे साइज में और वो हर एक मीडियम में इजीली ट्रेवल कर जाएंगे। ओके, सो उन्होंने ये दो चीजें एक्सप्लेन की। थर्ड पॉइंट की बात आई तब उन्होंने ये बोला that these corpuscles shows the property of reflection, refraction and rectilinear propagation of light. Corpuscles की हेल्प से उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे? उन्होंने क्या बोला कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स, राइट? तो हमने मान लिया कि ये कोई लाइट है जो कि कॉर्पस्कल के फॉर्म में किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, राइट? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं यही हैं कॉर्पस्कल्स और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइट की एक रे। तो जब ये पार्टिकल्स किसी सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो उन्होंने बोला कि जैसे कि एक बॉल सरफेस से टकरा के बाउंस होके चली जाती है ना, अगर हम ऐसे बॉल फेंकें तो बॉल क्या होगा? सरफेस से टकराएगी और टकरा के चली जाएगी। तो सिमिलरली उन्होंने बोला कि जब ये कॉर्पस्कल्स किसी सरफेस से टकराएंगे तो वो जिस मीडियम से आ रहे हैं उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगे जैसे कि एक बॉल करती है, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने रिफ्लेक्शन को तो इस प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि सबको लगा कि हाँ ठीक है, जो बोला जा रहा है वो सही चीज है। ओके, तो रिफ्लेक्शन इस थ्योरी से कंप्लीटली प्रूव हो गया। बात आई रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है और यहाँ एयर है, तो उन्होंने बोला कि जब ये कॉर्पस्कल्स एयर से ग्लास पर इंसिडेंट होते हैं तो सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग चूंकि ये कॉर्पस्कल्स बहुत छोटे हैं तो वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, राइट? तो जब हम बॉल को पानी के अंदर फेंकेंगे तो वो बॉल क्या करेगा? वो बॉल पानी के अंदर सिंक होने लग जाएगी, राइट? और सिमिलरली जब ये कॉर्पस्कल्स किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो इजीली इस दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएंगे और जैसे एक बॉल अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है पानी में जाते समय, वैसे ही ये कॉर्पस्कल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए थोड़े से डेविएट हो जाएंगे अपने पाथ से और इस तरीके से और यही होता है रिफ्रैक्शन, राइट?
तो इस तरीके से उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से। ओके, अब बात आई रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में उन्होंने ये बोला कि ऑब्वियसली जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है और हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक के पीछे एक इस तरीके से मूव करेंगे, राइट। इसका मतलब जो लाइट है वो एक ही लाइन में प्रोपोगेट करेगी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन तो प्रूव हो गया, बट जो दूसरे फिनोमिनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, देन डिस्पर्जन, राइट, डिफ्रैक्शन, जो सारी चीजें हमने पढ़ी फर्स्ट लेक्चर में, वो सारी चीजें कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से प्रूफ नहीं हो पाई, राइट। वो हम पढ़ेंगे फेलियर में कि क्यों ये थ्योरी फेल हुई, तब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये तीनों चीजें इस थ्योरी की हेल्प से प्रूव हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला दैट दीज कॉर्पस्कल्स कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एनी होमोजेनस मीडियम। वही चीज जो उन्होंने सेकेंड में बोली थी कि कॉर्पस्कल हर एक मीडियम में मूव कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि जब तक कोई कॉर्पस्कल एक ही मीडियम में मूव कर रहा है तब तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज कर लेगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगा, जैसे कि एयर से ग्लास में गया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। वही बात जैसे उन्होंने बॉल का एग्जांपल दिया है ना, जैसे ग्लास से जब हम बॉल हमने फेंकी और वो पानी में चली गई, तो जब तक वो एयर में थी तब तक उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, और जैसे ही वो पानी में गई तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो सेम चीज उन्होंने बताई कॉर्पस्कल्स के लिए भी कि जब तक कॉर्पस्कल्स एक मीडियम में रहेंगे तो उनकी वेलोसिटी कुछ और रहेगी, और जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में आ जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, तो ये चीज भी एप्लीकेबल हो गई कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स इज ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ द कॉर्पस्कल्स। हमको पता है कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, राइट, और इसीलिए हमको अलग अलग कलर दिखते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब कॉर्पस्कल्स के केस में उन्होंने क्या बोला कि हमको अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि इन कॉर्पस्कल्स का साइज अलग अलग होता है। उन्होंने बोला जैसे वायलेट के लिए कॉर्पस्कल्स बड़े होंगे, फिर देन छोटे, फिर देन और छोटे, फिर और छोटे, इस तरीके से पर्टिकुलर कलर के लिए कॉर्पस्कल का साइज जो है वो अलग अलग होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर बड़ा कॉर्पस्कल तो वायलेट कलर, और जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमको अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि इन कॉर्पस्कल्स का साइज अलग अलग होता है। ओके, तो ये चीज भी समझ में आ गई कि ठीक है, अलग अलग कलर ड्यू टू देयर डिफरेंट साइजेस। लास्ट में उन्होंने ये बोला when the corpuscles strike the retina sensation of vision is produced। okay, लास्ट में उन्होंने ये बोला कि चूंकि ये कॉर्पस्कल्स बहुत छोटे हैं और किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, और जब ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं तो ये हमारी आंखों के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए दिस इज अवर ह्यूमन आई, राइट। उन्होंने ये बोला कि जब ये कॉर्पस्कल्स हमारी आंखों पर इंसिडेंट होते हैं और जैसे ही हमारे रेटिना से स्ट्राइक करते हैं, है ना, जैसे ही हमारे रेटिना से टकराते हैं तो हमको एक सेंसेशन होता है विजन का, और उस तरीके से हमको कोई भी चीज जो है वो दिखने लग जाती है, राइट। तो whenever the corpuscles strike our retina then the object appears to us, right. So these were some of the postulates that were based on the Newton's corpuscular theory। और इसमें उन्होंने काफी सारी चीजों को तो सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था लाइट के बारे में, राइट। बट ऐसी क्या चीजें थी जिसके कारण ये थ्योरी फेल हो गई, दैट वी विल डिस्कस नाउ कि व्हाट आर द फेलियर्स और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ दिस थ्योरी, जिसके कारण ये थ्योरी फेल हो गई। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द फेलियर्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो फेल हो गई।
So one by one we will discuss all these points. First of all, it failed to explain interference, diffraction, polarization, etc. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट जब बात आई लाइट से होने वाले और दूसरे फिनोमेनास की, जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इन सब चीजों को जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, राइट। जैसे कि हमको पता है कि इंटरफेरेंस वेव में होता है ना, तो कॉर्पस्कल्स में इंटरफेरेंस किस तरीके से होगा, कैसे दो पार्टिकल मिलकर एक दूसरा पार्टिकल बना लेंगे जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम हो या इंटेंसिटी ज्यादा या कम हो, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे कोई कॉर्पस्कल जब एक शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कैसे हम कॉर्पस्कल्स को रेस्ट्रिक्ट करके एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, दिस थिंग्स ही आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन था कि जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो फेल हो गई, ओके। द सेकेंड थिंग इज दैट the velocity of corpuscles is different in different medium, which is practically not possible, right? उन्होंने ये बोला था कि हर एक मीडियम में जो कॉर्पस्कल्स की वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, राइट। बट इसके पीछे वो ये रीजन नहीं बता पाए कि किस कारण से मीडियम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिपेंड कर सकती है। इसके पीछे का रीजन ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि क्या रीजन के कारण जो कॉर्पस्कल है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दैट। देन बात आई द मास ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी शुड डिक्रीज। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि जो भी लुमिनस बॉडी है वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट कर रही है और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स, राइट। सो द क्वेश्चन रेजेस कि जब कोई लुमिनस बॉडी कंटिन्यूअसली अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट करती है तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए था जब वो बॉडी वैनिश हो जाए, है ना। अगर कोई बॉडी अपने अंदर से कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स को इमिट करती रहेगी तो एक पॉइंट के बाद उसका मास डेफिनेटली कम होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बॉडी जो है वो वैनिश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों फिर कोई लुमिनस बॉडी खत्म नहीं होती है ना। हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से तो लाइट कंटिन्यूअसली आ रही है, क्यों फिर एक पॉइंट के बाद ट्यूबलाइट खत्म नहीं हो गई, और भी जो दूसरे लाइट सोर्सेस हैं क्यों वो एक पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो गए, इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्पस्कल्स शुड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर विच इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने ये बोला था कि जो कॉर्पस्कल्स की वेलोसिटी है वो मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब जिस टेम्परेचर में कॉर्पस्कल्स मूव कर रहे हैं उस मीडियम के टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है। इसके पीछे का रीजन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टेम्परेचर डिपेंडेंट बनाते हैं, राइट। तो ये चीज ही कुड नॉट एक्सप्लेन। देन द लास्ट वन इज, जब उन्होंने बात की थी रिफ्लेक्शन की तो वहां पर उन्होंने माना था फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। उन्होंने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया था कि ये कोई सरफेस, इस पर जब ये कॉर्पस्कल्स इंसिडेंट हुए तो यहां से टकरा के वो वापस लौट जाएंगे। तो जब बात आई कि वो टकरा के वापस लौट जाएंगे, इसका मतलब इस सरफेस और परपेंडिकुलर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, राइट। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तभी वो टकरा के वापस चले जाएंगे, है ना। लेकिन जब बात आई रिफ्रैक्शन की तो तब सेम सिचुएशन में उन्होंने क्या बोल दिया, ये कोई सरफेस, यहाँ पर एक कॉर्पस्कल्स इंसिडेंट हो रहे हैं। अब इस केस में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये कॉर्पस्कल्स फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर तो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकेंड वाली सरफेस है वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन ये उठा कि दोनों में सर्कमस्टेंसेस सेम है, यहाँ एक सरफेस है, दोनों ही केसेस में कॉर्पस्कल्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो फिर ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि रिफ्लेक्शन के केस में रिपल्शन का फोर्स लगे
और अट्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्शन के केस में अट्रैक्शन का फोर्स लगे। तो इसके पीछे का रीजन कि क्यों रिफ्लेक्शन में रिपल्शन होता है और क्यों अट्रैक्शन रिफ्रैक्शन में अट्रैक्शन होता है, इस चीज के पीछे का रीजन भी ही कुड नॉट एक्सप्लेन। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो फेल हो गई। इसका मतलब जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर को अमान्य कर दिया गया, राइट। और जब न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हुई तो नेक्स्ट आई हाइगन की वेव थ्योरी, जिन्होंने ये बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है और लाइट वेव नेचर को फॉलो करती है। इसका मतलब जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सो व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ द हाइगन्स वेव थ्योरी, और हाइगन की वेव थ्योरी में भी कुछ कमियां थी जिसके कारण वो भी फेल हो गई। तो व्हाट वर ऑल दोस थिंग्स दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। So that's all for today's class, students. Thank you.